गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में जो एप्लीकेशन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसी के अंदर मैंने लास्ट में वीडियो में देखा कि पीछे से जो वर्ड्स कट हो रहे थे उसको आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये नहीं कि आपके यहाँ पे विथ दिखाई नहीं दे रहा था, आवाज में सुन रहा था, लेकिन विथ न्यूज़पेपर ये सब कुछ आप नोट कर सकते हैं। और आज मैंने 2 टाइप से बताया था जो एप्लीकेशन को, कि उसके अंदर 2 भाग होते हैं, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। और दोनों पार्ट्स के अंदर हम दूसरे पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, बायोडाटा के बारे में, कि बायोडाटा को किस प्रकार से, या जो रिज्यूम जो हमारा होता है वो कैसे आपको बनाना है, किस प्रकार से, इसको आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब अपन आगे चर्चा करते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि बायोडाटा या जो रिज्यूम होगा हमारा, वो आपको किस प्रकार से तैयार करना है। ओके स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। बात करते हैं किसकी, बायोडाटा की। जिसको हम दूसरे में क्या बोल सकते हैं, रिज्यूम भी बोल सकते हैं। रिज्यूम या बायोडाटा को आपको कैसे तैयार करना है वो देखते हैं। सबसे पहले आप जो वर्ड लिखेंगे रिज्यूम या बायोडाटा, उसको 2 यानी ऊपर और नीचे से इस प्रकार से आपको राय में रखना है, बायोडाटा या रिज्यूम। अब तैयार कैसे करना है वो देखते हैं। आपके पास में एग्जाम के टाइम के पास में स्केल की होगी, सीधी लाइन, रो को एकदम लाइन से सीधे रखना। बायोडाटा की बात कर रहे हैं हम। इस प्रकार से आपको बायोडाटा या रिज्यूम लिख करके, कोई भी एक वर्ड, दोनों भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये करने के बाद में हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, बायोडाटा के अंदर हमको जो मेंशन करने वाली चीजें होती है, इंपॉर्टेंट चीज, 1 नंबर से आपको सबसे पहले किसी के सामने भी हम कोई भी हमारा जो एड्रेस देते हैं उसके अंदर हम क्या मेंशन करते हैं, नेम। क्लियर। अब इसके अंदर सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे वर्ड आया आपका क्वालिफिकेशन। क्या वर्ड आया आपके सामने, क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन में आपकी यहाँ से शो करेंगे इस प्रकार से, जो आपका जो प्रेजेंटेशन जो होगी आपकी लेटर की या जो आपकी कॉपी की जो प्रेजेंटेशन है वो खराब होगी। इस प्रकार से आपको बायोडाटा नहीं बनाना है। करना कैसे, नेम हो गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया क्वालिफिकेशन 2 नंबर पे नहीं आएगा कभी भी। नेम यहाँ पे आपको इस प्रकार से रोक लगानी नहीं है, इस प्रकार से आपको साइन ही नहीं करना है कि इस प्रकार से नेम के आगे, यहाँ पे नेम। उसके बाद में 2 नंबर पे अपन बात करते हैं किसकी, हमारे नेम के बाद में क्या आता है, फादर्स नेम। क्लियर। उसके बाद में 3 नंबर पे हमारी बात आती है किसकी, एड्रेस। ये तीनों चीजें आपको सीक्वेंस में रखनी है, इनमें आपको किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है, सीक्वेंस में रखनी है, नेम, फादर्स नेम और एड्रेस। उसके बाद में बात करते हैं किसकी, यहाँ पे डीओबी भी बात कर सकते हैं, डीओबी भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं आप क्या, एज। दोनों में कोई गलत नहीं है, दोनों भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन दोनों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। डीओबी भी लिख सकते हैं, नीचे एज लगा करके भी हम एज भी बता सकते हैं। तो डीओबी आगे इसका मतलब एज अपने आप मेंशन हो गई। इसका मतलब या तो डीओबी वर्ड रख सकते हैं या एज वर्ड रख सकते हैं, दोनों में से जो आपकी मर्जी हो वो ये रखना है। यहाँ पे आपने रख लिया एज। एज के बाद में एज हमारे लिए मायना इसलिए रखती है कि इसको सीक्वेंस में इसलिए लेते हैं कि आज हम देखते हैं कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको सबको यूथ चाहिए, युवा चाहिए। और वो युवा क्या करते हैं, मेहनत भी करते हैं, और एक्सपीरियंस होल्डर भी चाहिए। इतना भी युवा नहीं चाहिए कि उसको 1% भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो एक्सपीरियंस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो इसलिए हमारी जो एज होती है उसको हमको मेंशन करना होता है। उसके बाद में बात करते हैं एज के बाद में जो सेक्स। सेक्स का मतलब
लिंग मेल या फीमेल की भी अपन बात करेंगे, क्लियर। उसके बाद में यहाँ पे बात करेंगे किसकी, कॉन्टेक्ट, इसकी बात करेंगे कॉन्टेक्ट की। अब कईयों के दिमाग में, बच्चों के ये रहती है कि इनके बीच में एक लाइन छोड़े या नहीं छोड़े। सबसे पहली बात तो ये कि कोई लाइन छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की लाइन छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर लिखना है ताकि जो प्रेजेंटेशन हो वो आपकी अच्छी हो, कोई किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। लाइन छोड़ेंगे क्या फायदा होगा उससे, कॉपी बढ़ने से। ये आपको क्या करना है, लाइन नहीं छोड़नी है इसके अंदर, डायरेक्ट एक एक लाइन से करते हुए रो के अंदर लिखते हुए जाना है। कॉन्टेक्ट, अब एड्रेस के अंदर एड्रेस मेंशन कर देंगे, एज मेंशन कर देंगे, सेक्स मेंशन कर देंगे और कॉन्टेक्ट मेंशन कर देंगे, क्लियर है। उसके बाद में आपकी बात आती है किसकी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। किसकी बात करते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद में एक क्वालिफिकेशन जो हमारी आती है टेक्निकल, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, क्लियर है। उसके बाद में टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बाद में जो ये हमारा जो कॉन्टेक्ट है वो नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी रख सकते हैं। बात करते हैं किसकी, हॉबी भी रख सकते हैं, ठीक है, कोई जरूरत भी नहीं है इसकी, हॉबी रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। उसके बाद में आता है एक वर्ड आता है आपका रेफरेंस, वो आपको लास्ट में मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा रेफरेंस कैसे लिखते हैं, किसके बारे में क्या लिखते हैं। अब नेम के अंदर, अब ये आपने देखा कि यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ तक वर्ड आ रहा है, नेम आपका यहीं पे रहेगा। इस प्रकार से आप लिखेंगे, नेम तो आपसे यहाँ से मान लो आपने शुरू कर दिया तो यहाँ पे खत्म हो गया, एड्रेस आपका लंबा रहेगा, सेक्स आपका यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। और एजुकेशनल, इस प्रकार से सब क्या हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे और आपकी प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, एकदम से बेकार जाएगी। अब इसके लिए आपको करना क्या है, नेम जो रहेगा आपका वो कैसे रखना है, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यहाँ से शुरू करना है, रो में होगा तो एकदम सीध में होगा, इस प्रकार से जो आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो एकदम से बेस्ट होनी चाहिए, बेटर बेस्ट। उसके बाद में यहाँ पे नेम हो जाएगा आपका, मान लो इमेजिन दैट यू आर सुरेश, इसका मतलब आपको नाम किसका लिखना है, सुरेश का लिखना है भैया। ये नहीं कि आप अपना नाम लिखते हैं, जल्दबाजी में ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, अपने मोबाइल नंबर लिख के आते हैं, कुछ तो ऐसे भी होते हैं, उससे आपका लॉस ही होना, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो नेम में मान लो सुरेश हमने दिया है तो क्या करेंगे, सुरेश, और जैसे सुरेश मीना या शर्मा जो भी दिया आपको, वो फादर्स नेम रामचंद्र मीणा, जो भी है XYZ कुछ भी लिख सकते। एड्रेस में आपको जो एड्रेस आपने सबसे पहले लेटर के अंदर ऊपर ही ऊपर जो आपने एड्रेस लिखा है वही एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। या क्या लिखा था वो मेरे को नहीं पता, 123 बजाज नगर जयपुर था, जो भी आप कर सकते हैं, जो एड्रेस आपने लिखा है वही आपको सेम एड्रेस यहाँ पे रखना है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं एज के लिए। तो एज में हम क्या करेंगे, जैसे मान लो लेक्चरर के कलर की पोस्ट की बात कर रहे थे हम लोग, तो उसमें एज के लिए कोई ज्यादा नहीं है, 25 ईयर्स ओल्ड, 25 कर सकते हैं, 30 ईयर्स ओल्ड कर सकते हैं, क्लियर। उसके बाद में बात आती है किसकी, सेक्स के बारे में। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मेल या फीमेल जो भी है वो कर देंगे। कॉन्टेक्ट में जो एप्लीकेशन आवेदन करता है वो तो अपना कॉन्टेक्ट देता है, हमको क्या करना है, एक दो अक्षर लिखते हुए एग्जाम इस प्रकार से आपको छोड़ देना है, क्लियर। उसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कलर के लिए क्या होनी चाहिए, ये आपको तो हल्की सी पता भी होनी चाहिए, जैसे ग्रेजुएट MA, क्लियर।
ग्रेजुएशन के बाद में क्लर्क बन सकता है। उसके बाद में टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो आपकी होगी वो क्या होगी, कंप्यूटर नॉलेज। टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके पास में क्या है, क्लर्क है तो कंप्यूटर नॉलेज तो होना ही चाहिए उसको, कंप्यूटर नॉलेज हमारी टेक्निकल क्वालिफिकेशन होगी। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर मान लो यहाँ पे लेक्चरर के लिए पोस्ट आई है तो हम क्या करेंगे, बीएड, एमए की सब्जेक्ट में, एमए इन कोई भी जो सब्जेक्ट है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एमए बता सकते हैं उस सब्जेक्ट के लिए। जैसे इंग्लिश लेक्चरर की पोस्ट आई है तो एमए इन इंग्लिश। ग्रेजुएट होगा उसके बिना बीएड नहीं होगी, और एमए साथ में लिख करके बीएड एमए इन इंग्लिश। क्लियर। हॉबी के अंदर सिंगिंग, जो भी आपकी हॉबी है, आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टीचिंग की कोई हॉबी होगी नहीं, और लेक्चरर के लिए तो वो कंपल्सरी है कि पढ़ाना तो है ही, हॉबी हो या नहीं हो। सिंगिंग एंड डांसिंग जो भी आपको हॉबी आपको मेंशन करनी है वो कर लेंगे, डांसिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग। उसके बाद में अपन बात करते हैं एक्सपीरियंस की। रेफरेंस से पहले एक वर्ड आपको और देखना है, किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। ऊपर से नेम मिटा रहा हूं, यहाँ पे समझाता हूं आपको किस प्रकार से क्या करना है। बात करते हैं हम लोग किसकी, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कितनी ईयर का, 4 ईयर, 4 साल का मेरे पास में क्या है, एक्सपीरियंस है। और कहां पे एक्सपीरियंस, कहां पे काम किया है, जैसे कलर के लिए इन बैंक ऑफ बड़ौदा या बी इस प्रकार से भी, जयपुर में मैंने कौन से बैंक में काम किया है, 4 साल तक बैंक ऑफ बड़ौदा में काम किया है, और ब्रांच कहाँ की आपकी, जयपुर की। क्लियर। एक्सपीरियंस के बाद में जो आपका वर्ड चल रहा है रेफरेंस, ये रेफरेंस क्या होता है उसके बारे में आपको देखना है। लिखें तो भी सही है, नहीं लिखें तो भी कोई गलत नहीं है। रेफरेंस के बारे में आपको बता दूं, लिखें तो भी सही है, नहीं लिखें तब भी कोई गलत नहीं है। एक्स्ट्रा नहीं है कि आप लिखेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन जो आपकी रहेगी वो अच्छी रहेगी, जो आपकी जो कॉपी चेक होगी उसके ऊपर, चेक करने वाले के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट बनता है रेफरेंस लिखने से। रेफरेंस में हम देखते हैं रेफरेंस का होता क्या, सबसे पहली बात तो रेफरेंस का मतलब एक तरीके से गारंटर होते हैं जो गारंटी लेते हैं। एक तरीके से क्या होते हैं, वो गारंटर ही होते हैं। जैसे हमने ऐड के रेफरेंस में हमने अप्लाई किया था, उसी प्रकार से हमारा जो रेफरेंस का मतलब हमारे किस संदर्भ में किसी ने कुछ बताया, जैसे मान लो लोकल में अपन एडवर्टीजमेंट न देखने के बजाय हमको किसी ने बोला है कि उस स्कूल में पोस्ट वैकेंट है, आप अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हम रेफरेंस की भी अपन चर्चा करते हैं। कोई भी रेफरेंस हो, जैसे मिस्टर राजीव शर्मा, और जो कहाँ पे काम करता है वो मेंशन कर दें। रेफरेंस के अंदर 1 या 2 वर्ड व्यक्तियों के बारे में हम मेंशन करते हैं, कोई जरूरी भी नहीं, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने बायोडाटा तैयार करना है आपको। बायोडाटा में आपको सबसे पहले याद रखना है नेम और फादर्स नेम, उसके बाद में आपका एड्रेस, और एड्रेस के बाद में ये जरूरी नहीं कि एज ऊपर लिखे हैं, सेक्स नीचे थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऊपर नीचे कैसे भी कांटेक्ट कर लेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब टेक्निकल क्वालिफिकेशन में कईयों की समस्या रहती है कि भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन कैसे लिखें, क्या लिखें, किसके बारे में क्या होती है, तो आपको नहीं समझ में आता है तो इसको आप छोड़ देते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन लिखने की, ये जरूरी नहीं है कि इसके अंदर इतने पॉइंट होने चाहिए। पॉइंट तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया, नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, एड्रेस हो गया, एज और सेक्स और कॉन्टेक्ट और एक्सपीरियंस, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और आपकी एजुकेशनल या जो भी अपन क्वालिफिकेशन जो वर्ड है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पास में क्या क्वालिफिकेशन है, इसलिए इतना हम बायोडाटा के अंदर। हॉबी भी कोई जरूरी नहीं है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी मेंशन कर सकते हैं। आपको बड़ा बनाना है, आपको अच्छा बायोडाटा तैयार करना है, रिज्यूम अच्छा तैयार करना है, तो आप हॉबी को भी साथ में लेंगे, रेफरेंस को भी रखेंगे। इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ तक हम देख सकते हैं, यहाँ तक आपकी इंपॉर्टेंट चीजें होगी। हॉबी, रेफरेंस, टेक्निकल क्वालिफिकेशन आप मेंशन करना चाहें, प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी चाहें तो आप मेंशन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब आपसे मैं आपको कहना चाहता हूँ
कि बात कर लेते हैं होम असाइनमेंट की। सबसे पहले वो जरूरी भी है, इसको आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सारे बच्चे सुन ले हैं कि होम असाइनमेंट में आपको करना क्या है। जो मैंने पीछे जहां तक का पोएम्स करवाई थी, लेटर राइटिंग में एडिटर का लेटर हुआ था, उसके अंदर मैंने शायद यहाँ तक जहां तक मेरे को याद है, मैंने 5 लेटर आपको अपनी तरफ से तैयार करने के लिए भी बोला था, कॉपी में नोट करने के लिए भी बोला था। और अब आपको होम असाइनमेंट के अंदर जो एप्लीकेशन के अंदर वही आपको 5 आपको क्या करनी है, जो एप्लीकेशन अच्छी तरीके से तैयार करनी है। तैयार करने में आपको एक फॉर्मेट याद करना है, उसके बाद में आपको 5 जॉब एप्लीकेशन अच्छी तरीके से नोटबुक के अंदर नोट करना उसको, और चेक भी करवानी। नोटबुक चेक करने के लिए मेरे को टाइम नहीं मिला, आपकी कुछ सब्जेक्ट्स की नोटबुक चेक भी हो चुकी है, इसलिए 5 आपको जॉब एप्लीकेशन अपनी नोटबुक में नोट भी करनी है। इस प्रकार से आपको होम असाइनमेंट कैसे करना है ये इतना आपके सामने मैंने बता दिया। दूसरी बात, आप जो भी लेटर या एप्लीकेशन जो भी आप तैयार कर रहे हैं उसको समझें, ना कि उसको रटें। रटने से क्या होता है कि एक को याद कर लिया, दूसरे में 2 वर्ड नए दे दिए, उसको हम छोड़ देते हैं, पीछे वाले को आगे वाले को शुरू कर देते हैं, वो पीछे वाला ऐसे चला जाता है, भूल भी जाते हैं उसको। कोई भी लेटर या एप्लीकेशन जो भी लिखे हैं उसका सबसे पहली बात तो ये आपको फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए कि किस प्रकार से, कैसे फॉर्मेट में लेटर को लिखा जाता है, कैसे फॉर्मेट में एप्लीकेशन को लिखा जाता है। आपके सिलेबस के अंदर इंपॉर्टेंट जो लेटर राइटिंग है उसके अंदर एडिटर का या जो एप्लीकेशन, इन दोनों के फॉर्मेट चलते हैं। दोनों के फॉर्मेट है जो मैंने आपको लिखवाए हैं, उनमें से एक लेटर आपके लिए एग्जाम में आपको 101% आपको देखने को मिलेगा। तो इन लेटर्स का जो फॉर्मेट मैंने आपको दिया है, किस प्रकार से लेटर को लिखना है, उसमें आपको किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। दूसरी बात ये कि आप जो होम असाइनमेंट के रूप में मैंने 5 आपको जो एप्लीकेशन और 5 आपको एडिटर के लेटर दिए हैं, उनको आपको अच्छी तरीके से, जिस प्रकार से डेट मेंशन करना मैंने बताया, जिस प्रकार से एड्रेस को मेंशन करना मैंने बताया, जिस प्रकार से आपको सब्जेक्ट कैसे लिखते हैं, कहाँ पे डेजिग्नेशन कहाँ पे रखना है, किस प्रकार से बीच में लाइन रखनी है या नहीं रखनी है, कैसे उसको लिखना है, अच्छी तरीके से आपको नोटबुक में नोट करना है उसको, और कॉपी भी आपको चेक करवानी है। और आशा करते हैं कि ऑनलाइन क्लास में आपको भी मजा नहीं आ रहा होगा, हमको भी नहीं आ रहा है। पढ़ने में भी तकलीफ हो रही है, पढ़ाने में भी कोई किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई सामने है नहीं इस प्रकार से। तो इसलिए आशा करते हैं कि जल्द हमारी स्कूलें शुरू होगी, और ये जो पेंडेमिक जो चल रही है, महामारी जो हमारे सामने जो चल रही है, जल्द इसका निवारण हो। जल्दी ये उम्मीद करते हैं भगवान से कि जल्दी ये खत्म होगी, कोई ना कोई वैक्सीन जरूर आएगी। इसलिए आप अपने परिवार का जरूर ख्याल रखें। आवश्यकता हो, बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो, तभी आप घर से बाहर निकलें, अन्यथा आप घर पे रह करके अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें, अपनी शिक्षा, अपनी स्टडी को जारी रखें। ये आपसे मैं उम्मीद करता हूँ। और हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप लोग अपनी स्टडी को जारी रखने के साथ साथ में अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर नोट करते जाइए। होम असाइनमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में। होम असाइनमेंट आपको करना ही पड़ेगा। जैसे ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी, पीछे का कोई भी, ये और बता दें आपको, ये जो चल रहा है इसको दोबारा कोई नहीं पढ़ाएगा, इतना हमारे पास में टाइम भी नहीं रहेगा। इसलिए आपसे बोल रहे हैं कि सिलेबस में कटौती होगी या नहीं होगी, वो आगे की चर्चा की बात है। इसलिए आप सबसे पहले किसी भी प्रकार से डाउट में ना रहे कि भी सिलेबस हमारा कम हो जाएगा, कौन से टॉपिक आएंगे कौन से नहीं आएंगे, इसलिए पहले उससे पहले हम क्या तैयारी करें। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपने पढ़ लिया है, जो आपने सीखा है, वो जिंदगी भर आपके लिए काम आएगा, तो जिंदगी भर आपको उससे सहायता मिलेगी। आपका उसके अंदर कोई भी किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं है। और जो मैं राइटिंग जो करवा रहा हूँ, लेटर राइटिंग, या जो भी आपकी पॉइंट्स वगैरह मैंने करवाई है, वही टॉपिक करवाए, वो किसी भी कंडीशन में सिलेबस में कम नहीं होने वाले। सिलेबस में कम होंगे इंग्लिश में, तो किसी भी प्रकार के चैप्टर कम हो सकते हैं। नंबर 80 मार्क्स का पेपर आएगा, चैप्टर कम हो सकते हैं, और जो बाकी जो चैप्टर है उनके अंदर से वो उतने क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाएंगे। लेकिन किसी भी कंडीशन में आपका जो राइटिंग का जो सेक्शन होगा वो किसी भी कंडीशन में आपका कम नहीं होगा, मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ। इसलिए आप राइटिंग सेक्शन पे पूरा ध्यान रखेंगे, पूरा फोकस रखेंगे। और कल की जो नेक्स्ट क्लासेस होगी, मैं जहां तक सोचता हूँ कि
कि कुछ चैप्टर्स के बारे में हम शुरू करते हैं, कि कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे, क्योंकि राइटिंग को लिए हुए हमको काफी टाइम हो गया, तो चैप्टर्स के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको जितना मैंने पढ़ाया है वो आपने कॉपी में नोट भी किया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। धन्यवाद।